आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम 3 क्लास में पूरा करेंगे। सबसे पहला क्लास रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल, दूसरा क्लास में नील्स बोर का परमाणविक मॉडल का जो है चर्चा करेंगे, और जो तीसरा क्लास है उसमें नील्स बोर का जो क्वांटम सिद्धांत है उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मॉडर्न फिजिक्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसका सबसे पहला क्लास रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल। सबसे पहले हम लोग जाने कि परमाणु के विषय में अध्ययन का क्या इतिहास रहा है। आप लोग जानते हैं कि 1803 ईस्वी में डाल्टन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। आप लोग पिछली कक्षा में 9th क्लास में जो भी पढ़े थे, डाल्टन के द्वारा परमाणविक सिद्धांत का किया गया था। ऐसे परमाणु का अगर इतिहास की चर्चा करें तो परमाणु शब्द का जन्म हमारे देश के महर्षि कनाद के द्वारा हुआ था। आप लोग जानते हैं पनवा शब्द का उन्होंने सबसे पहले उच्चारण किया था, और इसी के नाम पर परमाणु शब्द स्थापित किया गया। उसके बाद जब परमाणु संरचना, इसका जो मतलब जो भौतिक सत्यापन की जब बात शुरू हुई तो डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में सबसे पहले इसको भौतिक सत्यापन के रूप में ये जो परमाणु है पदार्थ को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक कण तक पहुँचे, उसके बाद फिर वो ये कण को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सके, और उसके बाद उन्होंने अपना एक परमाणविक सिद्धांत दे दिया। इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं डाल्टन का परमाणविक सिद्धांत क्या है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अवधारणा था सबसे पहला, परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। कहने का मतलब परमाणु जो है वह अनश्वर है, परमाणु का नाश नहीं किया जा सकता है। दूसरा इनका सिद्धांत था कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब इसको और आगे हम तोड़ नहीं सकते हैं, यह अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। उनका कहना था कि कोई भी तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक तत्व का परमाणु एक समान होता है। हालांकि डाल्टन भौतिक विधि के द्वारा पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया किए थे, और डाल्टन के समय आज की तरह संसाधन था नहीं, इसलिए वे बहुत ज़्यादा पदार्थ को सूक्ष्मतम कण में तोड़ने में सक्षम नहीं हो सके। हालांकि बाद में चल के परमाणु को भी तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, इस तरह से अन्य कणों में। तो अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, कमी या फिर इसकी सीमा की चर्चा हो तो इसमें आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला डाल्टन का कहना था कि परमाणु अविभाज्य है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आज परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों में तोड़ लिया गया है। डाल्टन का कहना था कि प्रत्येक तत्व एक समान गुण वाले, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन बाद में चल के यह भी गलत साबित हुआ। हम समस्थानिक को लें, समस्थानिक में आप लोग जानते हैं कि जो मतलब एक ही तत्व होता है, लेकिन फिर भी उसके जो परमाणु है वह भिन्न भिन्न होते हैं। और इनका कहना था कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, तो यह भी गलत साबित हुआ। संभारिक आइसोबार में हम जानते हैं कि प्रत्येक जो आइसोबार की स्थिति में परमाणु एक जैसा होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो पदार्थ है वह अलग अलग होता है। तो इस तरह से यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद फिर परमाणु संरचना की खोज की दिशा में, यानी परमाणु का जो भौतिक सत्यापन है उसको खोजने की दिशा में जे थॉमसन प्रयास किए, जो हम इसके पहले वाला चैप्टर में कैथोड किरण के आविष्कार में बताए थे आप लोग को। उन्होंने कहा कि परमाणु एक तारबूज की तरह है। आप लोग जानते हैं उन्होंने परमाणु को एक तारबूज की तरह माना, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ठीक उसमें उसी प्रकार रहता है जैसे एक तारबूज के अंदर बीज पाया जाता है। लेकिन उनके सिद्धांत से कुछ एक घटनाओं का तो व्याख्या हो सका, लेकिन रेडियो एक्टिविटी या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सारे घटनाओं का व्याख्या नहीं हो सका। इसके बाद हम आप लोग से चर्चा कर रहे हैं कि रदरफोर्ड के द्वारा एक प्रयोग किया गया, और वह प्रयोग परमाणु संरचना के खोज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इनका जो प्रयोग है वही परमाणु का एक इस पर इनके प्रयोग के बाद जो कि है वो नील्स बोर का कहना भी था
कि रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रयोग किया गया, जो मतलब इनका सिद्धांत मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया था। तो आइए हम लोग जाने कि रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल दिए कैसे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का प्रयोग, इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? तो परमाणु संरचना खोजने की दिशा में रदरफोर्ड ने एक शीशा का चैम्बर लिए, रदरफोर्ड एक शीशा के चैम्बर लिए और इस चैम्बर में एक संकीर्ण छेद कर दिया और इसमें पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया, जिससे अल्फा कण हमेशा निकलते रहता है। इसके कुछ दूरी पर ठीक सामने एक सल्फाइड चढ़ा हुआ एक पर्दा जो है वह रखा गया, आयरन सल्फाइड का एक पर्दा रखा गया, ताकि इस पर जो कि है वह इलेक्ट्रॉन का जैसे ही इसको छुए इसमें स्फुर्दीप्ति उत्पन्न हो और इससे हमें इसको पता चल सके कि यह पर्दा जो है वह उन्होंने इस तरह से जो कि है वह रखा, ताकि बीच में अगर कहीं पर इसका विचलन हो तो भी इसका आसानी से इसका जो स्फुर्दीप्ति है उसको देखा जा सके। और इसके ठीक बीच में उन्होंने सोना के एक बहुत ही महीन पन्नी को रख दिया और उसके बाद जब उन्होंने पोलोनियम को इस जो शीशा का जो बॉक्स था उसमें जो संकीर्ण छेद था उसमें जब उन्होंने पोलोनियम को रखा तो देखा कि पोलोनियम से लगातार अल्फा कणों का बौछार शुरू हो गया और उन्होंने देखा कि लगभग अधिकांश अल्फा कण पन्नी के ठीक आर पार ठीक सामने गुजर गए और उसमें से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, स्फुर्दीप्ति उत्पन्न हुआ जिससे उसका जो है लोकेशन पता चला। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गया और लगभग 8000 अल्फा कण में से एक कण ऐसा उनको प्राप्त हुआ जो पन्नी से टकराकर वापस लौट गया, जिस पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उनकी शब्दों में अगर हम बोले तो उनका कहना था कि हमें इतना आश्चर्य हुआ जैसे एक भारी लोहा के गोला को किसी महीन पर्दा के ऊपर फेंका गया है और वह गोला उस पर्दा से टकराकर वापस लौट आया हो। तो यहाँ पर उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर यह पन्नी से टकराकर, इतना महीन पन्नी से टकराकर अल्फा कण क्यों जो कि लौटा। तो यह रदरफोर्ड का प्रयोग था। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग अगर लिखने के लिए कहा जाए इसमें आप लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना खोजने की दिशा में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने शीशा का एक घन के आकार का एक पट्टी लिए, उसमें एक संकीर्ण छेद था जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम को रखा और एक सल्फाइड चढ़ा हुआ एक पर्दा लिया ताकि इस पर स्फुर्दीप्ति, अल्फा कण को टकराने से स्फुर्दीप्ति उत्पन्न हो सके और इसके ठीक बीच में उन्होंने सोना के बहुत ही महीन पन्नी को स्थापित कर दिया। जब पोलोनियम को संकीर्ण छेद में स्थापित किया गया तो इससे अल्फा कणों का लगातार बौछार हुआ और उन्होंने परीक्षण किया कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के ठीक आर पार गुजर जाती है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और लगभग 8000 में एक ऐसा अल्फा कण उनको मिलता है जो पन्नी से टकराकर वापस लौट जाती है। इस आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो इनके परमाणु मॉडल के विषय में जाने। इसका व्याख्या, अपने इस प्रयोग का व्याख्या उन्होंने किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उन्होंने इस मॉडल का, अपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग का उन्होंने व्याख्या किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी जो परमाणु है वह लगभग 10 के पावर 10 - 10 कोटि का इसका जो है वह खोखला जो कि है वह भाग होता है और इसका पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है। इसका पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण जब अल्फा कण इस पर आरोपित किया गया तो यह खोखला वाले भाग से
आसानी से पन्नी के आर पार गुजर गए। अधिकांश अल्फा कण यही खोखला वाला भाग से गुजर गया। इसमें से उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। इसके बारे में उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में लगभग 10⁻⁻15 कोटि का एक केंद्र होता है, यानी परमाणु का पूरा द्रव्यमान उस केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है। इसको उन्होंने नाभिक नाम दिया और बताया कि यह नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है। चूंकि अल्फा कण भी क्या है, तो धनावेशित हीलियम का नाभिक है, यानी अल्फा कण का भी परमाणु द्रव्यमान 4 इकाई और परमाणु क्रमांक 2 इकाई होता है। यह धनावेशित हीलियम का नाभिक है। तो जब जैसे ही अल्फा कण का बौछार कराया गया और यह नाभिक के बगल से होकर गुजरा, तो नाभिक के द्वारा इसको प्रतिकर्षित कर दिया गया और यह अपने रास्ता को बदलते हुए यह प्रकीर्णित हो गया, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गया। और लगभग 8000 में से ऐसा एक अल्फा कण भी मिला जो ठीक नाभिक के सामने जो कि है वह गया और नाभिक के द्वारा प्रतिकर्षित हो जाने के कारण यह वापस लौट कर चला आया। और इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग का व्याख्या किया और यही रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल है। तो रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल क्या है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसका पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने कोई निश्चित कक्षा के विषय में नहीं बतलाया था। नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं और उनके परिक्रमा के लिए जो वृत्तीय गति है उसके लिए अभिकेंद्री बल नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रतिक्रिया क्या थी। तो नील्स बोर चाहे या फिर अन्य वैज्ञानिक के द्वारा इसमें बताया गया कि रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल के अनुसार, जिसे आप रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल के दोष के विषय में याद कर सकते हैं, के रूप में याद कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणुविक मॉडल का सबसे पहला दोष हो जाएगा। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर नाभिक के चारों ओर, आप जानते हैं कि नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो नाभिक के द्वारा इसको आकर्षित किया जाएगा, जिसके कारण नाभिक में केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होगा। और जब केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, इसीलिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा। यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करके इसकी उत्सर्जित करना शुरू करेगा, जिसके कारण इसकी त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी और अंततः यह परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इस तरह से कोई भी परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है। तो रदरफोर्ड का पहला जो है दोष हो जाएगा। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्सर्जित करेंगे, जिससे इनमें नाभिक की ओर एक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसकी त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी और अंततः वह नाभिक में गिर जाएंगे। इनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, जो परमाणुविक मॉडल है वह सतत होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कोई कक्षा निर्धारित उन्होंने नहीं किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इसका जो मतलब परमाणु है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वह रेखीय होता है और उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर परमाणुविक स्पेक्ट्रम का सही ढंग से व्याख्या अपने थ्योरी से, उनके थ्योरी से नहीं हो सका। तो यह दोनों रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल के दोष के रूप में आप याद रखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में नील्स बोर के बारे में जानेंगे। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसको अपने शब्दों में लिख जाएंगे, रदरफोर्ड का जो परमाणुविक मॉडल है उसको अपने शब्दों में लिख जाएंगे और रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल के दोष। अब हम लोग अगले क्लास में नील्स बोर का परमाणुविक मॉडल का चर्चा करेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, तो आपने देखा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या जो बाकी परमाणविक स्पेक्ट्रम है उसका सही ढंग से व्याख्या नहीं हो सका, और उनके अनुसार अगर उनकी बात अगर सही होती तो परमाणु कभी भी अस्थायी नहीं हो पाता। उसके बाद नील्स बोर, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद नील्स बोर ने जो परमाणु संरचना है उसको क्वांटम थ्योरी पर के आधार पर व्याख्या किया। क्वांटम थ्योरी पर आधारित करके इसका जो है व्याख्या किया। और इनका नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है, ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड को भी परमाणु मॉडल के कारण ही, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के थ्योरी पर ही उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, और नील्स बोर को भी 1922 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला कि परमाणु संरचना के जो व्याख्या है उसके आधार पर ही। लेकिन रदरफोर्ड को जो मतलब नोबेल प्राइज मिला वह परमाणु संरचना के खोज पर मिला, और इनको 1922 ईस्वी में जो नोबेल प्राइज मिला वह परमाणु संरचना के क्वांटम व्याख्या के कारण मिला, क्वांटम व्याख्या पर मिला। इसमें देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, बारी बारी से हम लोग चलेंगे। सबसे पहला नील्स बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, और इस कक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि इसको ऊर्जा कक्षा या अस्थायी कक्षा कह सकते हैं, क्योंकि अस्थायी कक्षा या ऊर्जा कक्षा के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे उस कक्षा में अस्थायी रूप से परिक्रमा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल का सबसे पहला अभिगृहित है अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में अगर प्रवेश करता है तो उस कक्षा की जो ऊर्जा है इसको स्वयं प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार जो ऊर्जा कक्षा है उसका नाम उन्होंने n बराबर 1 पहला कक्षा को k, n बराबर 2 दूसरा कक्षा को l, n बराबर 3 तीसरा कक्षा m, n बराबर 4 और चौथा कक्षा को n, इस तरह से उन्होंने कक्षा को निरूपित किया। तो सबसे पहला आप लोग याद करें, नील्स बोर के परमाणु मॉडल का सबसे पहला अवधारणा, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में परिक्रमा करते हैं, और उस कक्षा को ऊर्जा कक्षा कहा जाता है क्योंकि उसका ऊर्जा निश्चित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है, नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है, जिसकी त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर कोटि के होता है, और इस पर जो आवेश है वह Ze के बराबर होता है, जहां Z तत्व का परमाणु क्रमांक हो गया और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर परिमाण के धन आवेश हो गया। यानी किसी परमाणु के नाभिक पर Ze कोटि का आवेश होता है। तीसरा, इनका कहना था प्रत्येक कक्षा में, नील्स बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, जिसका उन्होंने 2n² के द्वारा निरूपित किया, जहां पर n कक्षा संख्या है, जहां n जो है वह कक्षा संख्या है। इस तरह से n बराबर 1 यानी k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 × 1² = 2, यानी पहला कक्षा में k सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, l सेल में 2 के स्क्वायर 4 8, यानी l सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा कक्षा यानी m सेल में 2 × 3 के स्क्वायर 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n सेल में 2 × 4 के स्क्वायर यानी 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निश्चित बताया। उसके बाद ध्यान रखेंगे, उनका कहना था कि कक्षा संख्या चाहे कुछ भी क्यों न हो, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। बाह्यतम कक्षा में कक्षा संख्या कुछ भी क्यों न हो, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अगला अवधारणा उनका था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिक्रमा करता है उसको अपना एक नियत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिक्रमा करती है, कोई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिक्रमा करती है,
उस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग MeVr उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम है। आप लोग इसके पहले के क्लास में क्वांटम सिद्धांत पढ़े होंगे और उसमें आप लोग को पता होगा कि क्वांटम संख्या टोटल 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम, सेकेंडरी क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम। तो यहाँ पर n जो है वह प्रिंसिपल क्वांटम है। प्रिंसिपल क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन के जो कक्षा है, कक्षा संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम है, या आप कह सकते हैं कि n कक्षा संख्या है। तो पांचवा अवधारणा याद रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिक्रमा करती है उसका कुल कोणीय संवेग 2h/2 पाई के n गुना होता है, जहां n कक्षा संख्या है। उसके बाद आगे ध्यान रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर, अगला अवधारणा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर बाहर की कक्षा की ओर कूदता है। अगर कक्षा 1 के इलेक्ट्रॉन है, यह ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो यह बाहर की कक्षा में जो है वह जाएगा, बाहर की कक्षा की ओर कूदेगा, लेकिन बाहर की कक्षा में वह अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है, बल्कि तुरंत ही वह इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा को अवशोषित करेगा उस ऊर्जा को फोटोन के रूप में, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर वापस अपने पूर्व कक्षा में आ जाएगा। यह जो घटना है इसको हम ट्रांजिशन या संक्रमण कहेंगे। तो इस प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में अगर जाता है और वहां से वापस अपने कक्षा में आता है, तो दोनों कक्षा, यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो फोटोन मुक्त होता है, उत्सर्जित होता है, इसका कुल ऊर्जा प्लैंक के अनुसार hν के पूर्ण गुणज होता है, यानी E2 - E1 = nhν के बराबर होगा। यहाँ E2 - E1 यानी जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में आती है, लौटती है, उसके बीच जो ऊर्जा का डिफरेंस है वह hν के पूर्ण गुणज होता है। जैसा कि आप लोग को इसके पहले जो इसका ड्यूल नेचर में आप लोग को बता चुके थे कि फोटोन का कुल ऊर्जा क्या होता है, तो फोटोन का कुल ऊर्जा hν होता है, जहाँ ν प्रकाश तरंग का आवृत्ति है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित होता है उसकी आवृत्ति ν के बराबर है और प्लैंक कांस्टेंट hν के n गुणज होता है। तो यह इसका अगला अवधारणा है। एक बार फिर से इसको सुन लें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक किसी कक्षा में ऊर्जा को अवशोषित करती है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर बाहर की कक्षा में कूदती है, लेकिन वहां पर वह अस्थायी रूप में नहीं रह पाती है, बल्कि वह उस ऊर्जा को तुरंत विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर वापस अपने पूर्व कक्षा में लौट आती है। यह घटना ट्रांजिशन या संक्रमण कहलाता है। और इस क्रिया में जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है, यानी E2 - E1 = n × hν। तो यह नील्स बोर का परमाणविक सिद्धांत हुआ। अब उन्होंने इस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का किस प्रकार व्याख्या की है, इसके द्वारा जो कक्षा का जो त्रिज्या है, प्रत्येक कक्षा का त्रिज्या उन्होंने ज्ञात किया। इसके द्वारा आसानी से E2 - E1 यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है वह किस कोटि का स्पेक्ट्रम किस प्रकार उत्सर्जित होता है, इसका बहुत ही सुगमता से उन्होंने व्याख्या किया है। इसकी व्याख्या के विषय में हम इसके बाद बताते हैं।